हेलो एवरीबॉडी। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। वैसे एक डिस्क्लेमर है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि आपको कैपिटल बजटिंग आना चाहिए। कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो IRR का कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे, वरना इट विल बिकम क्वाइट अ बिट डिफ़िकल्ट। नाउ दैट व्हेन वी स्टार्ट, okay, we start with the basic definition of cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेसिक डेफिनेशन यही है कि जो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल। मतलब जैसे अगर मैं हूँ ये और मैंने एक कंपनी को 2000 रुपये दिए हैं, तो इस 2000 रुपये के अगेंस्ट मैं कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट करती हूँ, वो एक्सपेक्टेशन को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये नहीं होता है कि कंपनी कितना दे रही है, कंपनी कितना सोच रही है कि देना है। नो, इट इज़ द रिटर्न दैट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ द कैपिटल, ठीक है? अब हमने पढ़ लिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। अब समझो एक कंपनी है, ठीक है? उस कंपनी को चाहिए मनी। अब उसको मनी अगर रेज़ करना है तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं मनी रेज़ करने के। एक है कि वो डिबेंचर्स इशू कर सकता है, एक है कि वो इक्विटी इशू कर सकता है, दैट इक्विटी शेयर्स, ठीक है? फिर उसके पास है प्रेफरेंस शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता है, ठीक है? या फिर एक और ऑप्शन होता है कि वो अपने रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ कर सकता है, फाइनेंस इटसेल्फ, ठीक है? ये 4 तरीके हैं। इन चारों तरीक़ों में हम अब पढ़ते हैं कि कंपनी को कितना कॉस्ट पड़ता है, एंड इन दी एंड हमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम इन सब का एवरेज निकालेंगे बेसिकली कि टोटल, मतलब कोई अगर कंपनी से आके पूछे कि भाई आपको कितना कॉस्ट पड़ता है पूरा कैपिटल रेज करने के लिए, तो वो अलग अलग ना बताए कि डिबेंचर में इतना, इक्विटी में इतना। नो, वो एक नंबर बताए कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझो 12% है, दैट इज़ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? नाउ वी स्टार्ट विद डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, जिसको हम KD भी बोलते हैं। सो अब डिबेंचर्स 2 तरीके के होते हैं, ठीक है? या तो डिबेंचर्स इररिडीमेबल हैं, आप रिडीम ही नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हो गए परपेचुअल बॉन्ड्स। परपेचुअल बॉन्ड्स हो गए, परपेचुअल बॉन्ड्स हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ज़िंदगी भर इंटरेस्ट तो आता जाएगा, लेकिन आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये आपके कभी डिबेंचर्स रिडीम नहीं हो सकते हैं। आप कभी भी जाके कंपनी को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई आप ये लो अपने डिबेंचर्स एंड यू पे बैक माई मनी टू मी, ये नहीं हो सकता है। दिस इज़ एन इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर का बहुत ईजी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना, KD निकालना। कुछ नहीं करना है, जो इंटरेस्ट रेट दिया है हमें उसको पोस्ट टैक्स करना है, डिवाइडेड बाय हमें P नेट करना है। P नेट मतलब भाई प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब हमें इशू करने में जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। जब हम प्राइस में से, इशू प्राइस में से हम जब फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा P नेट हो जाता है। मतलब प्राइस, इशू प्राइस, बट इट इज़ नेट बाय फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है? सो नाउ हम इंटरेस्ट को यहाँ पोस्ट टैक्स क्यों करते हैं? इंटरेस्ट को यहाँ हम पोस्ट टैक्स इसलिए करते हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो उसको ना यूजुअली एडवांटेज मिलता है ऑफ द टैक्सेस। मतलब समझो मेरा EBIT है 100 रुपये,
ठीक है, मैं दो सिचुएशंस लेती हूँ, ठीक है, एक जिसमें डेट है और एक जिसमें डेट नहीं है। समझो मेरा EBIT 100 रुपये है, ठीक है। अब पहली वाली सिचुएशन में मेरे पास डेट है जिसका इंटरेस्ट रेट 10 रुपये है, तो मुझे क्या हुआ 90 रुपीज़, और यहाँ पे मेरा PBT 100 रुपीज़ ही हुआ, ठीक है। अब जब मैं टैक्स देने जाऊँगी, समझो टैक्स अगर 10% है तो मेरा टैक्स यहाँ पे 9 रुपीज़ ही है, लेकिन यहाँ पे टैक्स मेरा 10 रुपीज़ है, तो मुझे इंटरेस्ट होने की वजह से 1 रुपीज़ जो है टैक्स सेव हो गया है, ठीक है। अगर टैक्स सेव हो गया इंटरेस्ट होने की वजह से, तो मेरा कॉस्ट कितना हुआ, कॉस्ट 10 रुपीज़ थोड़ी हुआ, मेरा कॉस्ट हुआ 9 रुपीज़, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको पोस्ट टैक्स करते हैं, किसको, इंटरेस्ट रेट को विद रिस्पेक्ट टू डिवेंचर्स, हम इसको I × 1 - T। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम करेंगे, समझो इसमें इंटरेस्ट रेट अगर 10% था तो इंटरेस्ट रेट 10% इंटू 1 - 0.1 मतलब 9 आ जाएगा, 9% आ जाएगा मेरा कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीनट, सो वील कम टू KD, ठीक है, सिंपल। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल ये है कि समझो मेरे पास एक डिबेंचर है जो कि 12% डिबेंचर्स है, ठीक है। नाउ इट इज़ इशूड एट 103 एंड इट इज़ पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू इज़ 100, मतलब रिडीम ये 100 पे होगा, ठीक है। टैक्स मेरा 35% है। अब इसमें देखो क्या है, टैक्स 35% है, इंटरेस्ट रेट 12% है, टैक्स 35% है, ठीक है। अब ये क्या है, ये डिबेंचर्स यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। इररिडीमेबल पता कैसे चलेगा अगर लिखा नहीं है तो, पता है क्या होगा, N नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। अगर N नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स हो गए। N मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स, अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं दिए हुए हैं तो ये अज्यूम कर लो कि ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में यू डू, अच्छा हाँ एक और देखो मैंने गलती की है, यहाँ पे 12% नहीं आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट आता है। मतलब अगर आपका डिबेंचर जो है वो 100 रुपये का है तो 12% इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे 12 आएगा। अगर ये पार वैल्यू 100 की जगह 1000 होता तो यहाँ पे 12 की जगह 120 आता, क्योंकि 12% ऑफ 1000 होता जो कि 120 होता, इंटू 1 - 0.35 अपॉन क्या करते हैं हम, अपॉन या तो पीनट करते हैं या तो मार्केट वैल्यू करते हैं। अब यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट तो दी हुई नहीं है तो हम पीनट निकाल नहीं सकते, सो वील सिंपली टेक मार्केट वैल्यू। इसको सॉल्व करो, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कैलकुलेट करो। आई विल वेट फॉर अ मिनट, यू शुड योरसेल्फ कैलकुलेट इट, आई विल वेट फॉर अ मिनट। ओके, इसका आंसर आया 8.30। हमने क्या किया, हमने किया 12 इंटू 1 - 0.35 अपॉन 94, इसका मतलब 12 इंटू 0.65 मतलब 7.8 डिवाइडेड बाय 94 विच इज़ 8.30%, ठीक है। 0.0829 आ रहा है ना, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम सेकंड पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल होंगे, अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल हो गए तो क्या होगा। अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल हो गए तो ये हम लॉन्ग फार्मूला लगाएंगे, जिससे हमारा KD आ जाएगा। इस फार्मूला को एक बार रीड करते हैं। इस फार्मूला है इंटरेस्ट इंटू 1 - T, मैंने पोस्ट टैक्स का मतलब बताया ही था, प्लस फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जिस
इस पर रिडीम होगा ये, जिस वैल्यू पर रिडीम होगा ये डिबेंचर्स, पीनट आई टोल्ड यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट अपॉन एन नंबर ऑफ ईयर्स, सी ये रिडीमेबल है इसलिए यहाँ पे एन गिवन होगा, एन गिवन होगा तो वील बी एबल टू पुट इट इन द फॉर्मूला, होल अपॉन एफ फेस वैल्यू प्लस पीनट अपॉन 2, ठीक है। क्वेश्चन है एक, लेट्स गो एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन क्या है, 10% डिबेंचर्स है, ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट गिवन है 10, पार वैल्यू 100 है, ठीक है, सो 100 इंटू 10% विच इज इक्वल्स टू 10, तो 10 इंटू आई इंटू 1 माइनस टी, टी इज 0.35 प्लस फेस वैल्यू मतलब 100 माइनस पीनेट, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इशू प्राइस दिया हुआ है, तो सिर्फ इशू प्राइस है अपॉन एन दिया हुआ है 5 होल अपॉन 100 प्लस 110 अपॉन 2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 इंटू 0.65 विच इज 6.5 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 210 अपॉन 2 इज 105, इसका आंसर आना चाहिए 4.28%, 4.28%, yes, our answer matches, ठीक है। ये समझ आया डिबेंचर्स कैसे करेंगे, रिडीमेबल या इररिडीमेबल, ठीक है। अब एक और चीज़ है बस, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है कि इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ परपेचुअल बॉन्ड्स। परपेचुअल बॉन्ड्स का एग्जैक्ट ऑपोजिट कैसे है, परपेचुअल बॉन्ड्स में जो है हमें इंटरेस्ट 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 मिलता है, लेकिन फाइनल रिडेम्पशन अमाउंट नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, फाइनल में जाके एक लमसम अमाउंट मिल जाता है रिडेम्पशन पे, ठीक है। सो दिस इज ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, वी गेट ज़ीरो कूपन्स बट रिडीम अच्छे वैल्यू पे होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, एन है 25 ईयर्स। अच्छा, सो इसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन लेने से पहले इसका फॉर्मूला मैंने आपको बोला था ना, कैपिटल बजटिंग पढ़ना पड़ेगा, कैपिटल बजटिंग का फॉर्मूला यूज होता है। इसमें हम क्या करेंगे, आउटफ्लो इज इक्वल्स टू इनफ्लो। आउटफ्लो मतलब हम कितने पैसे, इनफ्लो मतलब हमें कितने पैसे मिल रहे हैं अभी, ठीक है, और आउटफ्लो मतलब हमें कितने पैसे देने हैं, ये कंपनी के साइड से बात हो रही है, ठीक है। आउटफ्लो क्या है कंपनी का, इस क्वेश्चन में समझते हैं। फेस वैल्यू 1 लाख है, एंड 25 ईयर्स है, एंड प्राइस 2500 है, 2500, ठीक है। सो इनफ्लो कितना हो रहा है कंपनी का, 2500, आउटफ्लो कितना हो रहा है 1 लाख। अब इन दोनों को इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, तो 1 प्लस के डी अपॉन 1 प्लस के डी रेस्ट पर 25 करना पड़ेगा। बताती हूँ, एक मिनट, चलो मैं बताती हूँ आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, फेस वैल्यू 1 लाख है, मतलब 1 लाख आउटफ्लो होगा, इनफ्लो 2500 है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हमें इक्वेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख को पीवी लाना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, विच इज़ 1 प्लस के डी होल रेस्ट टू पावर 25, ठीक है। 1 प्लस के डी होल रेस्ट टू पावर 25 अगर हम करेंगे तो ये पीवी पे आ जाएगा। अब इसको डर्टी पावर वाला जो मेथड है कैलकुलेटर का, उससे करना पड़ेगा। क्या मेथड है वो, हम देखो व्हाट विल वी डू, आई विल टेल यू व्हाट विल वी डू। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 लाख अपॉन 2500 इज इक्वल्स टू 1 प्लस के डी अंडर रूट 25 अंडर रूट चाहिए हमें इसका, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमें 40 का 25 अंडर रूट चाहिए, दैट विल बी 1 प्लस के डी, ठीक है। अब डर्टी पावर कैसे होगा मैं बताती हूँ। हम 40 करेंगे, डालेंगे कैलकुलेटर पे, हम अंडर रूट प्रेस करेंगे 12 टाइम्स, ठीक है,
फिर हम उसमें से -1 करेंगे, डिवाइड बाय 25 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर इंटू इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स करेंगे। ठीक है, सिंपल। ये जो नंबर है ये वेरिएबल होता है, क्योंकि ये जो नंबर है अभी हमें 25th रूट निकालना है, इसलिए हमने डिवाइड बाय 25 किया है। अगर हमें 10 रूट निकालना हो तो हम डिवाइड बाय 10 करते, हमें 11 रूट निकालना होता तो हम डिवाइड बाय 11 करते। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, सो इसको निकालने के बाद एक सेकेंड, चलो कैलकुलेटर में निकालते हैं। लेट्स ट्राई। हमने किया 40 डाला, अंडर रूट 12 टाइम्स, -1 डिवाइडेड बाय 25 +1 इंटू इज इक्वल्स टू इसका आंसर आया 1.159। अब इसमें से हम 1.159 इज इक्वल्स टू वॉट, 1 + KD। सो हमें KD निकालना है। KD इज 15.9%, है ना। ठीक है, हमने निकाल लिया। ठीक है, सो नाउ वी हैव डन zero coupon bonds, we've done redeemable debentures and we've done irredeemable debentures. ठीक है, अब अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये लास्ट टॉपिक है डिबेंचर्स वाले पोर्शन में। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट है, समझो 5,000 रुपये में आज मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, वो कंपनी क्या कर रही है? वो कंपनी हर साल मुझे सम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पे बैक कर रही है विथ द इंटरेस्ट। मतलब उसने डिवाइड कर दिया है प्रिंसिपल के रीपेमेंट को ओवर द ईयर्स। जैसे यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं कि लास्ट ईयर ऑफ द डिबेंचर में वो हमें पूरे अमाउंट रिडीम कर देती है कंपनी। इसमें पूरा अमाउंट एक साथ रिडीम करने की जगह पार्ट्स में रिडीम कर रही है। ठीक है, तो जैसे कि समझो ये क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है कि 5,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा और अमोर्टाइज कर रही है हर साल इक्वली। इसका मतलब मुझे हर साल कंपनी 1,000 रुपये वापस कर रही है। इंटरेस्ट तो वो दे ही रही है पर अमोर्टाइज भी कर रही है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्या बोला है इसने? प्राइस कितना है? 5,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। ठीक है, इसका मतलब जैसे समझो ईयर हम लिखते हैं ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। 5 साल का बॉन्ड है, N5 है। जब N5 है, प्राइस 5,000 है, इंटरेस्ट रेट 8% है और वो बोल रहा है कि अमोर्टाइज हर साल इक्वली हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अगर हम इनफ्लो पकड़ें या फिर इनफ्लो नहीं, हम प्रिंसिपल अमाउंट जितना है कंपनी के पास अभी उतना लिख लेते हैं। ठीक है, और अमोर्टाइजेशन लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ इंटरेस्ट। अमोर्टाइज तो वो 1,000 और 1,000 कर रहा है हर साल। ठीक है, पहले साल 5,000 रुपये प्रिंसिपल था, अब उसने 1,000 अमोर्टाइज कर दिए। उसके बाद बचे कितने? 4,000। फिर उसने 1,000 वापस दे दिए, बचे कितने? 3,000। फिर उसने 1,000 चुका दिए, 2,000 और यहाँ पे 1,000 बचेंगे उसके पास। और फिर इसने लास्ट में 1,000 चुका दिए तो 0 ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट 8% है। तो ये क्या बोल रहा है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा? पहले साल 400, 8,5 सा। ठीक है, दूसरे साल 320, तीसरे साल 240, फिर चौथे साल 160, फिर लास्ट ईयर हमें मिलेगा 80। तो इंटरेस्ट अमाउंट मिलता रहेगा। सो हमें टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है? ठीक है, अब ये मैं हूँ, अब मैं अपनी रिसीविंग्स देखती हूँ। मुझे पहले साल 1,000
400 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल 1320 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल 1240 रुपये मिलेंगे, फिर 1160, 1080. आई विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर. ठीक है. अब नाउ कम्स द ट्विस्ट इन द क्वेश्चन. वो हमें निकालने क्या बोल रहा है? वो हमें बोल रहा है कि हमें पीवी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. गिवन दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न 6% है, 6% एक्सपेक्टेड रिटर्न है. इसका मतलब हम इन अमाउंट को, ये मुझे हर साल मिल रहा है. ठीक है. अब मैंने ये मैं बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे. अब ये मैं हूँ. ठीक है. मैंने ये ख़रीदा, मुझे हर साल इतने पैसे मिल रहे हैं. ठीक है. तो मुझे ये जो टोटल पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं इसको पीछे खींचूँगी, अगर मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊँगी, तो मैंने तो ये बॉन्ड 5000 में ख़रीदा और मैं रिटर्न 6% एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो अगर मैं 6% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही हूँ नेट, ठीक है, मैं टोटल रिटर्न मैं 6% एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो अगर मैं इसको 6% से पुल करूँगी, तो यहाँ पे जो अमाउंट आना चाहिए, जो कि वैल्यू होगी ऑफ द बॉन्ड, मतलब इतने तक की वैल्यू पे मैं बॉन्ड ख़रीद लूँगी, वो 5000 से ग्रेटर होनी चाहिए. अगर वो 5000 से कम हुई, इसका मतलब बॉन्ड महंगा बिक रहा है. ठीक है. मैं इन सिंपल वर्ड समझाती हूँ. समझो मैंने आज 100 रुपये दिए हैं. ठीक है. और मुझे अगले साल वो बोल रहा है कि आपको अगले साल 120 रुपये मिलेंगे. ठीक है. मैं किसी कंपनी के पास गई, कंपनी ने बोला आप मुझे आज 100 रुपये दो, मैं आपको अगले साल 120 रुपये दे दूँगा. ठीक है. अब मैं तो वो 100 रुपये बैंक में जमा करने वाली थी. अब बैंक में जमा करती तो मुझे उन 100 रुपये से इंटरेस्ट रेट आता, समझो 10%. ठीक है. तो मेरे ये 100 रुपये 110 रुपये हो जाते. तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न समझो 11% है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी तो थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है. अब मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 11% है. ठीक है. और ये मुझे कितने पैसे दे रहा है? अब मैं 120 को 11% से पीछे खींच लूँगी और प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूँगी. अब ये प्रेजेंट वैल्यू अगर 100 रुपये से ज़्यादा हुई तो मैं ये ले लूँगी, क्योंकि मुझे तो महंगी चीज़ सस्ते में मिल रही है ना, तो मैं तो एकदम ले लूँगी. सो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे कंपनी मुझे 20% दे रही है. अब मेरे तो एक्सपेक्टेशन 11% की, सो आई एम गुड टू गो, आई विल बाय इट. सेम सिचुएशन, अगर यहाँ पे टान के हम 6% से खींच के लाएँ, अगर ये 5000 से ज़्यादा की वैल्यू आई, तो मुझे तो महंगी चीज़ सस्ते में मिल रही है. मुझे तो 5500 की चीज़ 5000 में मिल रही है. तो आई हैव बेटर फ़ायदा, सो आई विल टेक इट. ठीक है. नाउ आई होप समझ गया हो, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है. ठीक है. तो अब हम इसको खींचेंगे. इसको खींचने के लिए हम क्या करेंगे? 1400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1320 अपॉन 1.06 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1240 अपॉन 1.06 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1160 अपॉन 1.06 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1160 अपॉन 1.06 रेज़ टू पावर 5, 1080. इसका जो वैल्यू आता है वो वैल्यू है, ये कर लेना आप लोग कैलकुलेट, आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट. इसका वैल्यू आता है 5260. 5260 आता है. सो अब 5260 का बॉन्ड है मेरे हिसाब से. इसके प्रेजेंट वैल्यू 5260. नाउ दैट आई एम गेटिंग इट फॉर 5000, आई विल डेफिनेटली बाई इट. लेकिन उसने ओपिनियन नहीं पूछा था ऑब्वियसली इन द क्वेश्चन. उसने मुझसे ये पूछा था कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, एंड आई वेरी वेल कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू टू बी 5260. ठीक है. नाउ वी कम टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. वेरी सिमिलर स्टोरी, वेरी सिमिलर. मतलब अगर आपको डिबेंचर समझ आ गए, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूँ समझ आ जाएगा. क्यों? बस एक डिफरेंस होता है दिस, इसमें पोस्ट टैक्स नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद माइनस करते हैं. जैसे ये EBIT है, हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये आएगा PBT
फिर हम इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। तो हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलता है टैक्स का प्रेफरेंस डिविडेंड देने पर, इसलिए हम इसको पोस्ट टैक्स नहीं करते हैं यहाँ पे। ये सिंपली प्रेफरेंस डिविडेंड, बाकी फॉर्मूला है एवरीथिंग वो सेम उसके अलावा, ठीक है, सेम है मतलब अगर आपने डिबेंचर समझ लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ केक वॉक, भाई सेम सिचुएशन है। रिडीमेबल रिडीमेबल है तो बड़ा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इररिडीमेबल है मतलब n नहीं दिया हुआ है, मतलब सिंपल है, प्रेफरेंस डिविडेंड जितना दिया है अपॉन हमने इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब नेट प्राइस पी नेट, ठीक है। ओके, नाउ अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पे आते हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो काफ़ी अप्रोचेज़ हैं निकालने के, ठीक है। सबसे इजी अप्रोचेज़ हैं ये जो इनिशियल वाले हैं। एक है डिमांड प्राइस अप्रोच, जिसमें हम डिमांड नहीं, आई एम सॉरी इट इज़ डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच में हम क्या करते हैं, डिविडेंड प्राइस अप्रोच में हम डिविडेंड अपॉन प्राइस डाल देते हैं। अर्निंग प्राइस अप्रोच में तो हम EPS अपॉन प्राइस कर लेते हैं। इसके बाद जो भी आंसर आएगा इन परसेंटेज टर्म्स वो हमारा KE होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम डिविडेंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर लेते हैं अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ, ठीक है। अगर ये इंटरनल हो तो हम P0 लेते हैं, अगर एक्सटर्नल हो तो P नेट लेते हैं। क्या डिफरेंस है, इंटरनल मतलब हमने अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ करके फंड किया है। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ करके फंड किया है तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो हमें नहीं लगता है, इसीलिए हम P नेट नहीं लेते हैं, वो P0 और P नेट सेम ही हो जाता है सिचुएशन में। एक्सटर्नली फंड करते हैं अगर हम इसको इक्विटी के थ्रू तो D1 अपॉन P नेट प्लस G। अब G क्या है यहाँ पे, G इज़ द ग्रोथ। ये आप एक बार फॉर्मूला देख लो, मैं इसको बहुत अच्छे से यूजिंग अ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ऐसे एक्सप्लेन करूँगी तो इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। सो एक बार जस्ट टेक इन द फॉर्मूला, इट इज़ D1 दैट इज़ द डिविडेंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर अपॉन P0 यानी कि प्राइस प्लस ग्रोथ, ठीक है। सिमिलरली फॉर एन एक्सटर्नल डिविडेंड D1 अपॉन P नेट प्लस ग्रोथ, ठीक है। इसमें और दो मेथड्स हैं, एक है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, दिस इज़ वो कैबेज वाली अप्रोच है, एंड CAPM, ठीक है। CAPM अप्रोच में कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें दी होगी क्वेश्चन में, आपको बस फॉर्मूला में पुट करके उसको निकालना होगा, ठीक है। जैसे कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, ठीक है, रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो दिया होगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज़ RF, रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज़ RM माइनस RF को मार्केट रिस्क प्रीमियम भी बोला जाता है, तो हो सकता है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम ही दिया हो डायरेक्टली, एंड बीटा इज़ द कोएफिशिएंट हियर। इस फॉर्मूला से CAPM निकाल लो एंड यू विल गेट द KE। दे टेल यू कि CAPM फॉर्मूला से निकालो। आप ये जो दिए हुए हैं ना टर्म्स, ये देख के समझ जाओगे कि आपको CAPM यूज़ करना है, ठीक है। ओके, so here we are now in the next video. We'll first do a question of the equity. Second, we'll go ahead with the weighted average cost of capital calculation and we'll be done with the chapter. I hope you liked it.